हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज में देखने वाले हैं हिस्ट्री की 17वीं क्लास, जो कि होने वाली है टॉपिक अकबर के बारे में। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए जानते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में। इनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो सबसे पहले जानेंगे इनका जन्म, जो कि 15 अक्टूबर 1542 में कहाँ पे हुआ था? अमरकोट के राणा वीर साल के महल में ये हुआ था। इनका जन्म किसका? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का हुआ था। और जो राज्याभिषेक है वो 14 फरवरी 1556 कालानौर गुरदासपुर पंजाब में ये इनका राज्याभिषेक हुआ था। फिर इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, इनकी माता का नाम था। अगला है, अकबर का संरक्षक माना जाता था मुनीम खां को। अकबर के जो शिक्षक थे उनका क्या नाम था? अब्दुल लतीफ़ ईरानी इनका नाम था। तो आप इनका नाम याद रखेंगे। आप देख सकते हैं अकबर का पूरा नाम तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर का संरक्षक जो कौन था? वो बैरम खां के नाम से जाना जाता था। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि अकबर का संरक्षक बैरम खां के नाम से जाना जाता था। और उसके कितने संतान थे? तो 3 पुत्र थे, जो कि सलीम, मुराद व दनियाल था। वो 3 पुत्रियाँ थी। अगला है, सलीम का जन्म जोधाबाई की गर्भ से हुआ था। आइए अब देखते हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। अकबर की प्रारंभिक शिक्षा। तो अकबर की शिक्षा के लिए हुमायूं ने 2 शिक्षक पीर मोहम्मद तथा बैरम खां को नियुक्त किया था, लेकिन पढ़ाई पर उसका मन नहीं लगा। किसका? अकबर का मन नहीं लगता था पढ़ाई में। अकबर को पहली बार 9 वर्ष की अवस्था में गजनी के सूबेदारी मिली थी। तो किसकी सूबेदारी मिली थी? तो गजनी की सूबेदारी मिली थी जब वो 9 वर्ष के थे। अगला है, इसी समय उनके चाचा हिंदाल की पुत्री कुरैया बेगम के साथ उनका विवाह हो गया था। 1555 के सरहिंद युद्ध में भी अकबर ने हुमायूं का साथ दिया। उसकी प्रतिभा से हुमायूं प्रसन्न हुआ और उसे सरहिंद विजय का श्रेय दिया था। अगला है, अकबर का राज्याभिषेक। तो आप जानेंगे अब अकबर का राज्याभिषेक ये कहाँ पे हुआ था? जब 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई, उसी समय अकबर पंजाब में सिकंदर सूर के विरुद्ध जो है वो कर रहा था। अगला देखते हैं, दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने पर हुमायूं ने अकबर को अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया। उसे पंजाब के सूबेदार का दायित्व सौंपा और बैरम खान को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया। अगला है, अकबर को अपने पिता की मृत्यु का सूचना गुरदासपुर के कालानौर नामक स्थान पर प्राप्त हुई। इसी स्थान पर बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक किया था। अगला है, उस समय उसकी आयु मात्र 13 वर्ष की थी। इस अवसर पर अकबर ने बैरम खान को खाना खां की उपाधि दी थी और अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अगला है, अकबर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ राज सिंहासन पर बैठा था। अगला आता है हमारा पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो अब हम देखेंगे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। डॉक्टर आर पी त्रिपाठी ने कहा है कि हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी, जबकि अकबर की विजय एक दैवीय संयोग था। अगला है, हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार मध्यकालीन भारत में वो एकमात्र हिंदू शासक था जिसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। अगला देखते हैं, दिल्ली पर हेमू ने अधिकार के समय अकबर जलंधर में था और सेना लेकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। हेमू की आंख में तीर लग गई थी, जिससे कि वह युद्ध का मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ और अकबर की विजय हो गई थी। तो कौन भाग गया था? हेमू की आंख में तीर लग गया था, इसीलिए हेमू जो है वो मैदान छोड़ के, युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया था। बैरम खान ने हेमू को गिरफ्तार कर उसकी गर्दन काट दिया था, की वजह से हेमू की मौत हो गई थी। अकबर की सेना का नेतृत्व पानीपत की लड़ाई में बैरम खान ने किया था और इस युद्ध को जीतने का श्रेय भी बैरम खान को दिया जाता है। हेमू का मूल नाम हेमचंद था। तो आप इसका नाम याद रखेंगे कि हेमू का मूल नाम हेमचंद भी था। मध्यकालीन भारत का वो एकमात्र शासक जिसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया था। अगला है, दिल्ली पर अधिकार के बाद उसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू 14वां अंतिम शासक था। आप इसे याद रखेंगे कि हेमू जो है वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां अंतिम शासक बना। अगला देखते हैं, सन 1559 में सिकंदर सूर की मृत्यु हो गई, जिससे सूर वंश का अंत हो गया था। अगला देखते हैं, अकबर का सेनापति मानसिंह था। तो आप इसे याद रखेंगे कि अकबर के सेनापति का नाम था मानसिंह। अगला है, बदायूनी ने हल्दी घाटी का युद्ध आंखों देखा विवरण अपनी पुस्तक मुंतखाब उत तवारीख में प्रस्तुत किया था। तो आप इसे याद रखेंगे, इनकी पुस्तक का क्या नाम था? तो मुंतखाब उत तवारीख इनकी पुस्तक का नाम था, बदायूनी का। अगला देखते हैं, गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और वहीं उससे सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। अकबर ने खानदेश, जो कि महाराष्ट्र को कहते हैं, वो 1591 में जीता, जिसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार बनाया गया था।
अगला है दक्षिण विजय के बाद अकबर ने सम्राट की उपाधि धारण की थी। अगला देखते हैं अकबर की मृत्यु अतिसार रोग के कारण 1605 में हो गई थी। अकबर को सिकंदर आगरा में दफनाया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि अकबर को सिकंदरा आगरा में दफनाया गया था। आइए अब बात करते हैं अकबर के नौरत्न के बारे में। तो हम इसे याद रखेंगे अकबर के नौरत्न 9 जेम्स ऑफ अकबर। तो पहला है बीरबल जो कि प्रधानमंत्री के रूप में अकबर के यहाँ जो है अपना काम करता था। फिर अगला है मुल्ला दो प्याजा जो कि वजीर प्रधानमंत्री बीरबल की प्रतिद्वंदी थे। फिर अगला है मानसिंह। मानसिंह कौन था? सैनिक प्रधान था। तो अकबर की सेना का वो सैनिक प्रधान था। फिर अगला है तानसेन। तानसेन कौन था? एक प्रसिद्ध संगीतकार था अकबर के मतलब महल में। अगला है हकीम हुकाम। तो ये रसोई घर का प्रधान था। तो हकीम हुकाम जो है वो अकबर के रसोई घर का प्रधान था। फिर अगला है टोडरमल दीवान ए अशराफ मतलब कि वित्त मंत्री था। तो वो मतलब पैसों से रिलेटेड कोई भी चीज़ वो कौन देखता था? तो वो टोडरमल देखता था। अगला है अब्दुल रहीम खाना खां। तो ये कौन था? ये राजकवि थे। अगला है फैजी प्रसिद्ध कवि। तो ये अबुल फजल का बड़ा भाई था। तो फैजी कौन था? एक प्रसिद्ध कवि था और ये अबुल फजल का बड़ा भाई था। तो ये अकबर के दरबार में एक कवि के तौर पे अकबर के साथ रहता था। इनका नाम था फैजी। अगला है अबुल फजल। तो अबुल फजल कौन था? दरबार में राजकवि और सलाहकार। तो अकबर का ये राजकवि था और ये सलाहकार भी था अकबर का। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो कि है अकबर की भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय जो है वो टोडरमल को जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय जो जाता है वो टोडरमल को जाता है। अकबर की सेवा में उसने पूर्व टोडरमल शेर शाह के दरबार में था। अगला है टोडरमल ने 1580 में 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। अगला देखते हैं टोडरमल ने अपना प्रथम भूमि बंदोबस्त गुजरात में किया था। अगला देखते हैं राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में टोडरमल के द्वारा शुरू किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली जो है वो टोडरमल के द्वारा शुरू किया गया था अकबर के शासनकाल में। अगला है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। तानसेन का जन्म जो है वो ग्वालियर में हुआ था। अगला है तानसेन की प्रमुख कृतियाँ कौन सी थी? तो वो मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हर, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्नड़ा थी। है हमारा कंठाभरण वीड़ी व्यास उपाधि अकबर ने तानसेन को दिया था। अगला है अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। फिर अगला देखते हैं राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित हुई। अगला है अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार जो है अबू समद था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो अबुद समद था। फिर इसके बाद है अकबर ने जो है वो कांठभरण विली विलास की उपाधि जो है वो तानसेन को दिया था, अकबर ने दिया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। फिर इसके बाद हमने देखा तानसेन की प्रमुख कृतियाँ कौन थी? तो मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ का सारंग और दरबारी कनहाडा थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे और टोडरमल 1580 में 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी चीज़ें आप अपने एग्जाम्स के लिए याद रखेंगे। अब देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि अकबर के शासनकाल से पूछी जाती हैं। तो हकीम हुकाम जो है वो अकबर के रसोई घर का प्रधान था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान किया था। अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे कि अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना जो है वो अबुल फजल के द्वारा किया गया था। इसी तरह अबुल फजल का जो बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसन था। तो आप इसे याद रखेंगे कि अबुल फजल का ही बड़ा भाई जो फैजी था वो अकबर के 9 रत्नों में से एक था। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। अगला है मई 1562 में अकबर के हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया था अकबर ने। अगला है 1571 में अकबर ने राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी। मतलब कि पहले वो आगरा था, फिर अब उसे बदलकर फतेहपुर सीकरी कर लिया था अकबर ने। कब किया था? तो 1571 में किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि 1571 में आगरा से फतेहपुर राजधानी उसने चेंज कर लिया था। अगला देखते हैं अकबर ने 1575 में इबाद खाने की स्थापना 1575 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना कराई थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि अकबर ने 1575 में इबादत खाने की स्थापना और 1575 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना कराई थी। अगला है इबादत खाना का उद्देश्य प्रत्येक रविवार को धार्मिक विषयों पर खुला विवाद था। अगला है अकबर ने 1575 में मनसबदारी प्रथा शुरू की। मनसबदारी के अंतर्गत अधिकारों व सेनापतियों का पद निर्धारण किया जाता था।
जो अलग-अलग होते थे। मज़हब के आधार पर सैनिकों व अधिकारियों को वेतन निश्चय किया जाता था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। मनसबदारी प्रथा के अनुसार सैनिक का जो अलग वेतन होता था और अधिकारियों का अलग वेतन हुआ करता था। अगला देखते हैं। अकबर ने दीन-ए-इलाही या तहय्यद-ए-इलाही की घोषणा 1582 में की थी। तो दीन-ए-इलाही आप जानते होंगे, इम्पोर्टेंट है ये। दीन-ए-इलाही एक पुरोहित अबुल फजल था। अगला है, दीन-ए-इलाही को स्वीकार करने वाला अंतिम व प्रथम हिंदू शासक बीरबल था। अकबर ने बीरबल को कविराज एवं राजा की उपाधि प्रदान की थी। अगला है, बीरबल की मृत्यु यूसुफ फाइजों के विरोध दबाते समय हुई थी। इनके बचपन का नाम महिषादास था। अगला है, अकबर ने बीरबल को कविप्रिय, कविराज व राजा की उपाधि प्रदान किया हुआ था। अगला देखते हैं। 1602 में सलीम, जिनका नाम जहांगीर था, के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर जा रहे अबुल फजल की रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार से हत्या करा दिया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि 1602 में जहांगीर के निर्देश के द्वारा जो दक्षिण से आगरा जा रहा था अबुल फजल, उसकी रास्ते में ही वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार से हत्या करा दी गई थी। अगला देखते हैं। अकबर के अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। तो इस समय अकबर के अनुवाद विभाग की स्थापना भी किया गया था। नकीब खान, अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख सुल्तान ने रामायण व महाभारत फारसी अनुवाद किया और महाभारत का जो नाम रखा था वो रजनामा रखा था। अगला देखते हैं। अकबर ने इलाही संवत 1583 में जारी किया था। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अगला है, अर्थवेद का सरहिंद ने मुल्ला शाह मोहम्मद ने रजत तरंगड़ी का, अब्दुल रहीम खाना खान ने तुजुक ए बाबरी और फैजी ने जो है वो लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा बनाया गया है वो गुजरात का जो युद्ध था उस पर विजय के बाद उसमें बनवाया था। अगला है, चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू की गई थी। अगला है, अकबर ने नरहरि को महामात्र की उपाधि प्रदान किया था। तो आप इसे याद रखेंगे, अकबर ने नरहरि को महामात्र की उपाधि प्रदान की थी। अगला है, अकबर ने आगरा व लाहौर में ईसाइयों को गिरजा घर बनाने की अनुमति प्रदान किया हुआ था। आइए अब देखते हैं अकबर की स्थापत्य कलाकृति। तो अकबर के द्वारा कौन सी कलाकृति जो है उस समय में किया जाता था। तो उसमें पहला है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, जो कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अगला है आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी का शीश महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खां, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। तो आप इन सब चीज़ों को याद रखेंगे कि ये सभी चीज़ें जो हैं वो अकबर के शासनकाल पे इन पे कलाकृति कराई गई थी। फिर वो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हो या फिर आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी का शीश महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खान, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, इन सभी पे कलाकृति हुई थी अकबर के शासनकाल के दौरान। अगला देखते हैं अकबर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य। तो आप इसे याद रखेंगे, अकबर ने कुछ और महत्वपूर्ण काम किए थे। तो वो कौन से हैं? दास प्रथा का अंत किया था अकबर के द्वारा। तो वो 1562 ईस्वी में किया था। फिर है, अकबर को हरम दिल से मुक्ति मिली थी कब? तो 1562 में मिली थी हरम दल से मुक्ति। उसने खुद को हरम दल से अलग कर लिया था कब? 1562 में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला है, तीर्थ यात्रा का समापन कर दिया था 1563 में। आप इसे याद रखेंगे कि तीर्थ यात्रा भी समाप्त कर दिया था अकबर ने 1563 में। जजिया कर समाप्त किया था 1564 में। 1564 में जजिया कर भी समाप्त कर दिया था अकबर ने। अगला है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना व राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण हुआ था 1571 में। तो आप इसे याद रखेंगे कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई थी और अपनी राजधानी जो है वो आगरा से फतेहपुर सीकरी ले गया था कब? 1571 में अकबर के द्वारा। इबादत खाने की स्थापना 1575 में हुआ था। फिर है, मजहर की घोषणा की थी 1589 में। 1579 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना हुई थी 1582 में। 1582 में हुआ था। इलाही संवत की शुरुआत हुई थी 1585 में। 1585 में हुआ था। इसी तरह राजधानी लाहौर स्थानांतरित कब करा? तो 1585 में किया था। तो ये सभी चीज़ें आप याद रखेंगे कि वो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अकबर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य, सब अदर इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ अकबर। तो इसमें पहला कौन था? तो दास प्रथा का अंत किया था 1562 में। अकबर को हरम दल से मुक्ति मिली थी 1562 में। तीर्थ यात्रा को समाप्त किया था 1563 में। जजिया कर भी समाप्त किया 1564 में। फिर अपनी राजधानी जो है वो फतेहपुर सीकरी ले गया कब? 1571 में। इबादत खाने की शुरुआत भी करी थी 1575 में। फिर मजहर की घोषणा की थी 1589 में। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में।
इलाही संवत की शुरुआत 1585 में लास्ट में किया, लाहौर स्थानांतरित अपनी राजधानी करी 1585 में। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं अकबर के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूजफुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्यों की तुलना में नवीनतम थी? तो सबसे नई लड़ाई कौन सी थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप नीचे देख सकते हैं थानेसर की लड़ाई 1567, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 और तुकरोई की लड़ाई 1575। इन तीनों लड़ाइयों की तुलना में देखा जाए तो अकबर द्वारा लड़ी गई हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में हुई थी, जो सबसे नई थी। सबसे नई मतलब सबसे बाद में इसने किया था। अगला है 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? तो किस जनजाति को हराया था? तो चेरो जनजाति को हराया था। आप इसे याद रखेंगे कि 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष जो थे राजा मान सिंह, उन्होंने किस जनजाति को हराया? तो चेरो जनजाति को हराया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब्दुल रहीम खाने खाना जो है वो मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत आया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो 1605 में हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे कि मुगल बादशाह जो है अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1605 में हुई थी। इसमें हम नीचे देख सकते हैं कि सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खां की सहायता की और 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हिंदू राजा हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया। अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है कि किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नाम से शहर का निर्माण किया और बाद में इसको मुर्शिदाबाद के नाम से जाना जाता है? तो ये अकबर ने किया था। तो आप इसे याद रखेंगे। मुर्शिदा नगर या मुर्शिदाबाद नगर पश्चिम बंगाल राज्य के भागीरथी नदी के ठीक पूर्व में स्थित है। इसे पहले मकसूदाबाद के नाम से जाना जाता था, फिर बाद में इसका नाम बदलकर मुर्शिदाबाद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है कि तीर्थ यात्रा के संबंधित कर जो धार्मिक भेदभाव पर आधारित था, अकबर ने किस वर्ष इसे समाप्त कर दिया था? तो 1563 में इसने तीर्थ यात्रा पर समाप्ति कर दी थी। अगला है, अकबर के शासनकाल के दौरान उनके दरबारी दसवंत डैश ने अपने कौशल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि अकबर के शासनकाल के दौरान दरबारी दसवंत जो है वो चित्रकला के अपने कौशल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अकबरनामा अबुल फजल द्वारा डैश खंडों में अकबर के शासनकाल का इतिहास है? तो कितने खंडों में है वो? तो 3 खंडों में है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि पहला खंड जो है वो अकबर के पूर्वजों से संबंधित है और दूसरा खंड अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन करता है और तीसरा खंड जो है वो आईने अकबरी इसे कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि अकबरनामा जो है वो 3 खंडों में विभाजित है। पहला खंड अकबर के पूर्वजों से है, दूसरा खंड में अकबर के शासनकाल के दौरान की बातें हैं और तीसरे खंड में जो है वो आईने अकबरी के नाम से उसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हमीदा बानो मरियम मकानी किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो ये थी हुमायूं की। तो आप इसे याद रखेंगे कि हमीदा बानो जो है वो तीसरी मुगल शासक अकबर की माँ तथा हुमायूं की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो ये अकबर के शासनकाल के दौरान जो है वो राजस्व मंत्री हुआ करते थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या फिर धर्म की शुरुआत किया था? तो ये कौन था? तो ये था अकबर। तो आप इसे याद रखेंगे कि दीन ए इलाही नामक
जो एक धर्म है उसकी शुरुआत किसने करी थी? तो वो अकबर के द्वारा किया गया था। जैसे आप नीचे देख सकते हैं, दीन ए इलाही नामक धर्म की शुरुआत मुगल बादशाह अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में की गई थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के साम्राज्य में सेनापति कहलाते थे। तो अकबर के साम्राज्य में सेनापति क्या कहलाते थे? तो ऑप्शन नंबर ए फौजदार कहलाते थे। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि अकबर के साम्राज्य में जो सेनापति है वो फौजदार कहलाते थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात डैश की मृत्यु 1605 में हुई। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया। तो किसकी मृत्यु हुई थी? तो अकबर की हुई थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि अकबर ने लगभग 50 वर्ष तक शासन किया, फिर उसकी मृत्यु जो है वो 1605 में हो गई थी, जिसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? तो ये मुगल वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, अकबर का जन्म वर्ष में हुआ था। तो अकबर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1542 1542 में हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गया? तो वो कौन था? वो महाराणा प्रताप था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मेवाड़ के युद्ध में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़ा चेतक जो था उस घोड़े का नाम, वहाँ से वो भाग गया। तो वो कौन थे? तो वो महाराणा प्रताप थे। आप नीचे देख सकते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये कब लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर सी 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला है, सन 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और किसके बीच लड़ी गई? तो ऑप्शन नंबर बी महाराणा प्रताप के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ के अकबर की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि हुमायूं का जो उत्तराधिकारी बना वो अकबर था और उसका जन्म जो है हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ था? तो किसे प्राप्त हुआ? अकबर को ये प्राप्त हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। नीचे आप देख सकते हैं, मुगल शासक हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी के बाद मुगल साम्राज्य का सिंहासन जो है वो अकबर को प्राप्त हुआ था। अकबर का राज्यभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, 1556 के बाद मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे मिला? तो वो अकबर को मिला था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अपने शासनकाल की शुरुआती वर्षों में अकबर का शासन वास्तव में उनके डैश नामक शासन द्वारा चलाया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैरम खान नामक शासन के द्वारा चलाया जाता था। जैसे आप नीचे देख सकते हैं कि अकबर का शासन शुरुआती वर्षों में वास्तव में बैरम खान नामक संरक्षण द्वारा चलाया जाता था। हुमायूं के द्वारा बैरम खान को खाने खाना मतलब कि राजाओं का राजा की उपाधि दी गई थी। इसी वजह से जब अकबर छोटे थे तो उनके द्वारा शासन नहीं, बैरम खान के द्वारा कुछ समय तक शासन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बाबर जो है वो बैरम खान, ये युग्म सही नहीं है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि कौन सा युग्म सही नहीं है। बाबर बैरम खान ये युग्म सही नहीं है, क्योंकि बैरम खान जो है वो अकबर के टाइम पीरियड में थे, बाबर के टाइम पीरियड में नहीं थे, इसलिए बाबर और बैरम खान का मेल जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? तो रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हुई? तो रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, चांद बीबी डैश की शासिका थी। तो चांद बीबी किसकी शासिका थी? तो अहमदनगर की ये शासिका थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, चांद बीबी एक अहमदनगर की शासिका थी। नीचे आप देख सकते हैं, चांद बीबी एक भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी जिन्होंने बीजापुर जो कि 1596 से 1599 और अहमदनगर 1580 से 90 की संरक्षक के रूप में काम किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा,
भारत में मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल इनमें से किसके दरबारी थे? तो आपसे पूछा गया है अबुल फजल जो है वो किसके दरबार में रहा करते थे? तो ऑप्शन नंबर सी अकबर के दरबार में रहा करते थे। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि मुगल सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्न जो है वो रहा करते थे, जिनकी संख्या 9 थी, जो थे बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, अब्दुल रहीम, खाने खाना, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, फैजी व मानसिंह। तो ये 9 रत्न थे जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। और इस क्वेश्चन में अबुल फजल की बात हुई है, तो अबुल फजल कौन थे? तो अबुल फजल एक इतिहासकार, साहित्यकार व दार्शनिक थे। इनके द्वारा अकबरनामा वो आईने अकबरी जो है उसकी पुस्तक की रचना की गई थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि अबुल फजल एक इतिहासकार, साहित्यकार व दार्शनिक थे और इनके द्वारा ही अकबरनामा और आईने अकबरी की जो है वो रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी 1556 में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध दिल्ली में उत्तर भारत पर शासक कर रहे सम्राट हेमचंद, जिसे विक्रमादित्य हेमू के नाम से जाना जाता है, और मुगल शासक अकबर के सेनापतियों के द्वारा जो बैरम खान था उसके द्वारा लड़ा गया था। तो किसके बीच था? विक्रमादित्य हेमू और अकबर के सेनापति बैरम खां के द्वारा ये लड़ा गया था पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। और कब लड़ा गया था? तो 1556 ईस्वी में ये लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1556 में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसे पराजित किया? तो ये किसे पराजित किया था? जिसके बीच में ये लड़ा गया था, हेमू विक्रमादित्य को पराजित कर दिया था अकबर के सेनापति बैरम खान ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1556 में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसे पराजित किया था? का राइट आंसर हो जाएगा हेमू विक्रमादित्य को। ये पराजित किया था किसने? अकबर के सेनापति बैरम खान ने। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में कौन हारा था? तो हेमू विक्रमादित्य हारा था। अगला है, इबादत खाना जो एक बैठक थी जो किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये अकबर के द्वारा इसे बनाया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि इबादत खाना जो एक बैठक थी वो किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था? तो अकबर के द्वारा इसे बनाया गया था। जैसे आप नीचे देख सकते हैं, इबादत खाना धार्मिक मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए फतेहपुर सीकरी में निर्मित एक प्रार्थना गृह था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो ये मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था जो अकबर के टाइम पीरियड में था? तो वो था राजा टोडरमल। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि राजा टोडरमल जो है वो अकबर के दरबार का वित्त मंत्री था। जैसे आप नीचे देख सकते हैं कि राजा टोडरमल अकबर शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री था, जिसे उस टाइम पे दीवान या वजीर के नाम से जाना जाता था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो टोडरमल था वो वित्त मंत्री था अकबर के दरबार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल क्या था? तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक वित्त मंत्री था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। भू राजस्व के क्षेत्र में सुधार के लिए टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है। तो टोडरमल का नाम किस लिए प्रसिद्ध है? भू राजस्व के क्षेत्र में उसने सुधार किया था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, बीरबल किसकी अदालत में सलाहकार था? तो बीरबल किसकी अदालत में सलाहकार था? तो ऑप्शन नंबर बी अकबर की अदालत में ये सलाहकार था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि बीरबल एक सलाहकार था अकबर की अदालत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, जोधाबाई का किसके साथ विवाह हुआ था? तो किसके साथ हुआ था? अकबर के साथ विवाह हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि जोधाबाई का विवाह हुआ था अकबर के साथ। अगला है, मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? तो ये मानसिंह प्रथम था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? तो मानसिंह प्रथम था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किसके दीन ए इलाही आरंभ किया था? तो किसने दीन ए इलाही आरंभ किया था? तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि ये आरंभ किया था ऑप्शन नंबर डी अकबर ने इस चीज़ को शुरुआत किया था। किस धर्म की शुरुआत की थी? दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी अकबर ने। अगला क्वेश्चन आता है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, तुकारोई की लड़ाई जो है वो कब लड़ी गई थी? तो तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी 1575 में ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि तुकारोई की लड़ाई लड़ी गई थी 1575 में। नीचे आप देख सकते हैं कि तुकारोई का युद्ध 3 मार्च 1575 ईस्वी में अकबर के सेनापति मुनीम खां के नेतृत्व में लड़ा गया था, जिसमें उसने बंगाल के अफगान शासक दाऊद को परास्त किया था, मतलब हराया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि तुकारोई की लड़ाई में कौन शामिल था? तो अकबर का सेनापति मुनीम खां और बंगाल के अफगान शासक दाऊद को हराया था। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। तो अकबर का सेनापति मुनीम खां जीत गया था 1575 में तुकारोई की लड़ाई में।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। इसमें मैंने कंप्लीट अकबर से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो हमने आज की इस वीडियो में कंप्लीट किया। तो इसी तरह से और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।